एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नर्सिंग ऑफिसर अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर आ सकते हैं या जो प्रीवियस एग्जाम है उसके अंदर पूछे गए। सो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय विच स्केल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, newborn maturity rating scale is assessed by which scale? Option A, New Ballard scale. Option B, Apgar score. Option C, Glasgow Coma scale. And option D, Grossart. Option C, option D, Grossart. What is the क्वेश्चन में आपके सामने क्या पूछा गया है? क्वेश्चन के अंदर आपको यस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि जो एक न्यूबॉर्न है उसकी क्या है मैच्योरिटी रेटिंग स्केल। कौन सी स्केल? कौन सी? मैच्योरिटी रेटिंग स्केल। उसको असेस कैसे कर सकते हैं कि अगर एक न्यूबॉर्न है उसका मैच्योरेशन को अपन पता करने के लिए विच स्केल आर यूज, विच स्केल आर यूज। सो द व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। व्हाट इज द राइट आंसर? न्यू बिलार्ड स्केल। क्या है? न्यू बिलार्ड स्केल, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? जिसका यूज न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी को अपन पता करने के लिए यूज करते हैं। यस, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन and destruction of bronchi and bronchioles is known as। क्वेश्चन क्या है? permanent abnormal dilation and destruction of bronchi and bronchioles is known as। and option 1 emphysema, option B asthma, option C bronchiectasis and option D atelectasis। what is the right answer is? क्या पूछा गया? परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं? सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, ब्रोंकाइटिस। क्या है? ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा, यहाँ पे अगर अपन बात करें वन बाय वन ऑप्शन की, तो एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसको अपना एम्फाइसीमा बोलते हैं। एंड द अस्थमा, अस्थमा का मतलब होता है यदि वहां पे क्या हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रोंकी या ब्रोंकल्स के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। और एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, यानी कि एल्वियोलाई होती है लंग्स की, अगर वो वहां पे क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं वहां पे? एटेलेक्टेसिस। क्या बोल सकते हैं? एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द रेस्पेक्ट एंड ट्रस्टफुल बिहेवियर टुवर्ड द क्लाइंट इज नोन एज। ऑप्शन ए वेरासिटी, ऑप्शन बी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी जस्टिस एंड ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the correct answer? What is the correct answer? What is the correct answer? Correct answer is the option A। क्या है? ऑप्शन ए, veracity। what is the correct answer is option A, veracity। veracity are the क्या है? principal and ethical practice include the respect and trustful behavior toward the clients। इस कंडीशन को अपन, इस टर्म को अपन किस नाम से जानते हैं? veracity के नाम से। किस नाम से जानते हैं? veracity के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the term apply for the flute, the term apply for the flutes, cells or other substance that are slowly discharged, जैसा slowly discharged from cell or blood through small pores or breaks in cell membrane is उस, ठीक है। ऑप्शन 1 है इसका, यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है एक्सुडेट, ऑप्शन बी पस, ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेट एंड ऑप्शन डी सिक्रेशंस। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसके अंदर कि एक टर्म है जो किसका है, जिसका मतलब होता है फ्लूइड और जो सेल्स है और सब्सटेंस दैट आर क्या है, स्लोली, स्लोली क्या है, वो वहां से डिस्चार्ज हो रहे हैं। कहां से? फ्रॉम सेल से हो सकते हैं, वो ब्लड से हो सकते हैं, थ्रू द स्मॉल पोर,
ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, वहां उसके ब्रेक होने से या स्मॉल पोर से क्या हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो उसको अपन किस कंडीशन या किस टर्म से नाम से जाना जाएंगे, वो तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, एक्जुडेट। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्जुडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन एनपीआर, which of the following would not promote trust in NPR? Option A, examine a wound without providing privacy. Option B, fulfilling promises. Option C, returning at the state times. And option D, maintaining confidentiality. What is the right answer? Question number 5 and question number, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, एग्जामाइन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। यानी कि किसी भी पर्सन, किसी भी पेशेंट का अगर किसी भी वुंड का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसको आपको क्या करना है, वहां पे प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। क्या करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूबॉर्न इज टू। एक न्यूबॉर्न है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, फोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट इज गोल, उसका गोल क्या होगा, एंड देन ऑप्शन ए प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। ऑप्शन सी, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। एंड ऑप्शन डी, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वाह, फोटोथेरेपी क्या है, डिक्रीज, क्या करेगा ये, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीज, डिक्रीज सीरम, क्या है, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो फोटोथेरेपी क्या होती है, ये क्या करती है, बिलिरुबिन का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और थ्रू द फोटो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, वहां से जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और ये क्या होता है, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि व्हाट इज द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूबॉर्न, तो फोटोथेरेपी क्या करेगी, जो एक न्यूबॉर्न के अंदर सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, उसको क्या करेगा, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो ये इसका क्या होता है, गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following nursing diagnosis would be given priority in the care plan of a newborn at the 1 hour of age? Which of the following nursing diagnosis, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, which of the following nursing diagnosis would be given priority priority in the care plan of newborn? किसकी प्रायोरिटी है, न्यूबॉर्न की। और कब तक है, विद इन एट द 1 hour ऑफ एज, 1 घंटे का, 1 hour का एक न्यूबॉर्न है, उसकी आपको क्या करनी है, नर्सिंग डायग्नोसिस की प्रायोरिटी सेट करनी है। तो व्हाट इज द, सबसे पहले है ऑप्शन ए, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेवल। एंड ऑप्शन सी, इन्फेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। एंड ऑप्शन डी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, is impaired skin integrity. So what is the right answer, what is the right answer? तो राइट आंसर ये होगा इसका ऑप्शन, क्या राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी, इन इन्फेक्टिव थर्मो रेगुलेशन। क्या होगा, हाँ। सबसे पहले न्यूबॉर्न को अपन क्या करते हैं, एक न्यूबॉर्न है उसको अगर आपको एक विद इन 1 hour, यानी कि बर्थ के अगर इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग फ्यू अवर्स के अंदर आपको यदि वहां पे किसी भी तरह की नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग प्रायोरिटी सेट करनी है, तो वहां पे सबसे पहले होता है कि न्यूबॉर्न को आपको वहां पे क्या करना है, हीट लॉस से प्रिवेंट करना है। किससे, हीट लॉस से। तो वहां पे आपको क्या करना है, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना है बच्चों को। जिस भी तरीके से उसका ड्राई करके कर सकते हो, उसको वार्मर के नीचे रख सकते हो, उसको क्लियर है, उसको क्लीन कर सकते हो, जैसे भी हो, जो भी आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको सबसे पहले फ्यू अवर्स के अंदर वहां पे आपको क्या करना है, एक थर्मो रेगुलेशन करना है। वहां पे न्यूबॉर्न की
जो न्यूबॉर्न है उसके जो टेम्परेचर है हीट लॉस से क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हाइपोथर्मिया से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सोथैलेमस ऑफ आई इज कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। एक्सोथैलेमस ऑफ आई इज कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। ऑप्शन ए ग्रेवी डिजीज, ऑप्शन बी कुशिंग डिजीज, ऑप्शन सी मैक्सेडिमा एंड ऑप्शन डी होता है क्या है, क्रिटिनिज्म। एक्सोथैलेमस क्या है, एक सिम्टम्स है, और एक्सोथैलेमस का जो सिम्टम्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, यानी कि जो एक पर्सन होता है जो उसकी जो आईबॉल होती है वो क्या हो जाती है, प्रोट्रूज हो जाती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सोथैलेमस। क्या बोलते हैं, एक्सोथैलेमस। और ये एक्सोथैलेमस होता है, ये कौन सी कंडीशन का जो साइन एंड सिम्टम्स होता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है, ग्रेवी डिजीज। क्या है, ग्रेवी डिजीज। ग्रेवी डिजीज कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगी, ये होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। किसके अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एक साइन होता है जिसका नाम है ग्रेवी डिजीज, और ग्रेवी डिजीज के अंदर क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्सोथैलेमस। क्या, एक्सोथैलेमस। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन वेबर टेस्ट, in Weber test, lateralization of sound to disease year indicates। ठीक है, इन वेबर टेस्ट होता है, और आप सबको पता होगा कि जो वेबर टेस्ट होता है वो वेबर टेस्ट क्यों किया जाता है। वेबर टेस्ट किया जाता है किसके लिए, ईयर के लिए। किसके लिए, ईयर एग्जामिनेशन के लिए। किसके, कान के एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे दिया गया लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन अगर वहां पे यदि उसको लेटरल साइड से साउंड अगर हियरिंग हो रही है तो उस कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, यानी कि वो जो साउंड है लेटरलाइजेशन साउंड, वो किस डिजीज साउंड टू ईयर इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है। देन द ऑप्शन ए इज द सेंसरी न्यूरोलो हेयरिंग लॉस, ऑप्शन बी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ऑप्शन सी सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एंड ऑप्शन डी डीफनेस। ऑप्शन डी डीफनेस। व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का व्हाट इज द राइट आंसर, द व्हाट इज द राइट आंसर। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। क्या, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ए नर्स volunteered to give influenza immunization to a local clinic. What level of care in the nurse demonstrate? A nurse volunteered to give influenza immunization to a local clinic. एक नर्स क्या कर रही है वहां पे, इन्फ्लुएंजा क्या कर रही है, वो वहां पे एक इम्यूनाइजेशन दे रही है उसको। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप की केयर, किस टाइप की केयर के अंदर ये इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टर्सरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी प्राइमरी, एंड ऑप्शन डी प्रमोटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किस टाइप की केयर के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्या होता है, इंक्लूड होता है। अगर अगर अपन इम्यूनाइजेशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन है तो वो इम्यूनाइजेशन है वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दिस इज द व्हाट इज राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी प्राइमरी। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगर किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए अगर आप इम्यूनाइजेशन दे रहे हो उससे पहले बिफोर द डिजीज, तो वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। एंड ऑल द ट्रीटमेंट एंड द स्क्रीनिंग टेस्ट आर इंक्लूड द सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड उसके बाद में अगर आप उसको क्या दे रहे हो वहां पे, अगर प्रिवेंट से पहले अगर उसको मोर फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए आप किसी भी प्रकार की केयर दे रहे हो, देन आर इंक्लूड आर द टर्सरी इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये इसका क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी। क्या होगा, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। which of the following is an example of the hinge joint? which of the following is an example of hinge joint? क्या है यहाँ पे, कौन सा क्या क्या पूछा गया, कौन से आपको किस जॉइंट का एग्जांपल लेना है, हिंज जॉइंट का।
ठीक है, हिंज जॉइंट का। ठीक है, तो सबसे ऑप्शन ए शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन बी एटलस या एक्सिस जॉइंट, एंड ऑप्शन सी रेडियो कार्पल जॉइंट, एंड ऑप्शन डी एल्बो जॉइंट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, तो व्हाट इज द हिंज जॉइंट का, हिंज जॉइंट का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट है, एल्बो जो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है? हिंज टाइप का जॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हाँ, ये है आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट क्रिटिकल फेज यानी कि अगर एक पेशेंट, एक नर्स है वो क्या कर रही है, एक पेशेंट के साथ में क्या कर रही है? आईपीआर मेंटेन कर रही है। क्या? आईपीआर मेंटेन। तो जो उसकी जो फेज होती है, प्री इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन फेज होती है, ठीक है, उसके बाद में जो टर्मिनेशन फेज होती है, उस जो सारी फेज होती है उसके अंदर जो मोस्ट क्रिटिकल फेज होती है वो कौन सी होती है? देन ऑप्शन ए द प्री इंटरेक्शन फेज, ऑप्शन बी वर्किंग फेज, ऑप्शन सी टर्मिनेशन फेज, एंड ऑप्शन डी ओरिएंटेशन फेज। कौन सी? ओरिएंटेशन फेज। तो उसके अंदर जो सबसे पहले अगर बात करें इसके अगर राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन सी। व्हाट इज द राइट आंसर? इज ऑप्शन सी। जो टर्मिनस फेज होती है वो क्या होती है? क्रिटिकल फेज होती है, सबसे क्रिटिकल फेज होती है, क्योंकि इस फेज के अंदर क्या होता है, एक नर्स पेशेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और वहां पे अगर वो वापस अलग होने की बात होती है तो वो एक मोस्ट क्रिटिकल फेज के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आईपीआर की जो फेज होती है, इसकी जो सबसे लास्ट फेज होती है टर्मिनेशन फेज। और जब पेशेंट है जो नर्स से जब दूर होने की, वहां से जो दूर जाने की कोशिश करता है या जब दूर चला जाता है, तो वो सबसे क्रिटिकल फेज मानी जाती है और उसका नाम है टर्मिनेशन फेज। क्लियर आंसर है? तो दैट राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए नर्स जस्ट इंटर ए क्लाइंट्स रूम and finds a client's lying on the floor, which action should the nurse perform first? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक नर्स है वो एक क्लाइंट के रूम के अंदर एंटर करती है और वो क्या देखती है कि जो पेशेंट है वो कहाँ पे लेटा हुआ है? फ्लोर पे लेटा हुआ है। कहाँ पे लेटा हुआ है? फ्लोर पे लेटा हुआ है। अगर पेशेंट फ्लोर पे लेटा हुआ है तो बताइए सबसे पहले नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, या नर्सिंग जो है वो सबसे पहले क्या इंटरवेंशन क्या करने वाली है, परफॉर्म करने वाली है? ऑप्शन ए, आस्क द क्वेश्चन व्हाट हैपन, ask the client what happened, and option B, call for help, and option C, check responsiveness of the client for or assess for the LOC and consciousness. LOC means होता है level of consciousness या if unconscious, and option D, assist the client back to head, assist the client back to head. तो व्हाट इज द राइट आंसर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चेक, क्या करना? चेक रेस्पॉन्सिवनेस, कि पेशेंट है अगर नीचे लेटा हुआ है, गिर गया है, तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसका क्या चेक करना है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर वो क्या है? अनकॉन्शियस है। क्या है? अनकॉन्शियस है। सो द व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, which of the following is an indication for bag wall mask ventilation? Which of the following is an indication for the bag wall mask ventilation? ठीक है, एक पेशेंट है उसका क्या इंडिकेशन है? बैग मास्क वॉल जो मास्क वेंटिलेशन होता है उसका क्या इंडिकेशन है? ऑप्शन ए, म्यूकोनियम स्टेंट डिलीवरी, एंड ऑप्शन बी डायफ्रामेटिक हर्निया, एंड ऑप्शन सी RDS must means respiratory distress syndrome, and option D, baby with period of the apnea and heart rate. What is the right answer? एक पेशेंट का क्या इंडिकेशन हो सकता है बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन के लगाने का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का व्हाट इज द राइट आंसर? तो एक क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कि बेबी को क्या हो गया है? एक एपनिया हो गया है। ठीक है, और उसके साथ में उसकी जो हार्ट रेट होगी वो क्या होगी? सीज हो गई। क्या होगी? सीज हो गई है। तो अपन वहां पे क्या करेंगे? जो न्यूबॉर्न को अपन क्या देंगे? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे।
अगर वो ब्रेडिकार्डिया में चला गया है, उसका रेस्पिरेटरी सिचुएशन हो गया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इसका आंसर आरडीएस होना चाहिए, तो आरडीएस आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि आरडीएस जो होता है, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, वो हमेशा होता है किसकी वजह से, लंग सरफेसेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो वहां पे आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको जो क्या होगा, वहां पे जो इंडिकेशन होगा मेन, वो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जो लंग सरफेसेंट है वो क्या करने पड़ेंगे, आपको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, कि अगर एक बेबी है वो क्या हो गया, पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एपनिया में चला गया है, या उसकी हार्ट रेट क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है, तो अपन वहां पे उसको क्या देंगे, बैग वॉल मास्क वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, यानी कि आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसको यहाँ पे, इस यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग से रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको अपन आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑप्शन ए, प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट, ऑप्शन बी, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन सी, lubricate catheter before insertion, and option D, apply negative pressure while inserting the tube. What is the right answer? What is the right answer? Right answer is the option D. Right answer is the option D. क्या है, apply negative pressure, apply negative pressure while इंसर्टिंग ट्यूब। अगर, क्योंकि अगर सक्शनिंग कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी टाइप का नेगेटिव प्रेशर देने की जरूरत नहीं। पेशेंट को सक्शनिंग करने से पहले पूरा क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको कैथेटर है तो उसको अपन लुब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वहां पे किसी भी टाइप का नेगेटिव प्रेशर अप्लाई नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या फाइंडिंग करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज द इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द, यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर एजुकेटेड फ्रॉम किससे, कहां से इजेक्ट हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा है तो बताइए उस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी प्रीलोड, या ऑप्शन डी आफ्टर लोड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्या हो सकता है, ऑप्शन बी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इच बीट, इच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ब्लड इजेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को अपन हार्ट रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्डियक आउटपुट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज डिफाइंड एज pneumonia that occur hour of after the intubation, यानी कि एक इंट्यूबेशन के बाद में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होने की जो संभावना होती है वो होता है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। क्या हो सकता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। तो कितने आवर्स के अंदर इसको अपन बोल सकते हैं, ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 36 आवर्स, एंड ऑप्शन डी 48 आवर्स। What is the right answer? And right answer is the, right answer is the option D. What is the right answer, option D, 48 आवर्स। यानी कि अगर इंटूबेशन के विद इन 40 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अगर बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या बोल सकते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18. A nurse is interviewing a patient who has receiving news that has pancreatic cancer, and the patient tells the nurse
that getting cancer could never happen to him. Which defense mechanism is that patient demonstrating? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक नर्स है, वो इंटरव्यू के अंदर पेशेंट को क्या करती है, बताती है कि उसको क्या हो गया है, पैनक्रियाटिक कैंसर। क्या हुआ है? पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाटिक कैंसर क्या हुआ है? पैनक्रियाटिक कैंसर। लेकिन जो पेशेंट है वो इस बात को क्या कर रहा है, वहां पे नेग्लेक्ट कर रहा है। वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको किसी भी टाइप का कैंसर नहीं हुआ है। तो आपको पता लगाना है कि वो किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे यूज कर रहा है। एंड द ऑप्शन ए द प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी द डिनाइल, एंड ऑप्शन सी द डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी द रिप्रेशन। What is the right answer? And right answer is the option D. What is the right answer? Right answer is the option D. क्या बोल सकते हैं इसको? डिनाइल। यानी कि वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस बस स्टेटमेंट को वो रॉन्ग बता रहा है, और इस कंडीशन को वो क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है कि मेरे को किसी भी टाइप का कैंसर नहीं हो सकता है। और इसी कंडीशन को अपन बोल सकते हैं, इस स्टेटमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, डिनाइल। इस जो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम है डिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a nurse is caring for a patient in the shock or alarm reaction phase of the gas with response by the patient would be expected. A nurse is caring for a client with shock or alarm reaction phase of the gas with response by the patient would be expected. Option A decreasing pulse, option B increasing sleepiness, and option C the decreasing energy level, and option D is the decreasing respiration. यानी कि पेशेंट को क्या हुआ, शॉक की कंडीशन में चला गया है। और व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द, और अलार्मिंग फेज के अंदर क्या होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्या? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये